नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने कल जो एग्ज़ाम हुआ यानी 29 नवंबर 2020 को जो बिहार दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ प्रश्नों के साथ आज आपके सामने हैं, जिसका यहाँ पर विस्तार पूर्वक हल देखेंगे कि कौन-कौन क्षेत्र से क्वेश्चंस पूछा गया था। पहला क्वेश्चंस पूछा गया था 6वीं अनुसूची से संबंधित प्रश्न था। तो 6ठी अनुसूची क्या है? यह है जो खासकर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के लिए यह लाया गया था। उनके अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित 6ठी अनुसूची को सिर्फ पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों तक सीमित स्वतंत्रता प्रदान के लिए तैयार किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, जो 6ठी अनुसूची है खासकर पूर्वोत्तर जनजातीय क्षेत्रों को सीमित स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। एक क्वेश्चन था आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल जो 20-21 है, आपातकाल में इसको निरस्त नहीं किया जा सकता है। 20-21 में है क्या? 20 है कि अपराध के दोष सिद्ध के लिए इसमें आर्टिकल 20 में रखा गया है, यानी अगर किसी को अपराध दोष किया था तो उसे उसी कानून के लिए सजा मिलेगा। उसे उसी कानून, मान लेते हैं कोई 2015 में अपराध किया तो 2017 में उसमें अमेंडमेंट करके कुछ बदलाव हुआ तो 2017 के अनुसार उसको नहीं मिलेगा सजा, 2015 के अनुसार मिलेगा। उसके बाद एक अपराध के लिए उसको एक ही बार सजा मिलेगा। तो आर्टिकल 20 में अपराध के दोष सिद्ध सहित से इसमें रखा गया, 21 में रखा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो आपको पता ही होगा। तो ये दो ऐसा है जो आपातकाल में निरस्त नहीं किया जाता। और एक खाया था कोरियोलिस बल से संबंधित प्रश्न था। तो हम लोग जानेंगे कि कोरियोलिस बल क्या होता है। यह है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपने मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है, यानी जहां से चलता है उससे विक्षेपित हो जाता है, इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इसका नाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पढ़ा है। इन्होंने सबसे पहले इस बल का प्रभाव का वर्णन 1835 ईस्वी में किया था। चक्रवात और प्रतिचक्रवात के निर्माण में भी कोरियोलिस बल का अहम भूमिका होता है। अब बहुत सारे पवनों में भी, जैसे उत्तर पूर्वी जो मानसून आता है उसमें भी एक कोरियोलिस बल का प्रभाव होता है। तो जाने हम लोग कि क्या होता है कोरियोलिस बल और इसका कहाँ कहाँ प्रभाव होता है। अगला एक क्वेश्चन पूछा था करेंसी के लेन देन पर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। वो आपको मतलब जो भी होगा उसका वही आंसर था। अगला है राज्य मानवाधिकार अध्यक्ष से एक क्वेश्चन आया था। ये क्या होता है? राज्य मानवाधिकार का जो अध्यक्ष है वह प्रधान, ये मुख्यमंत्री नहीं होता है। इस आयोग का जो अध्यक्ष अभी है HL दत्तू, जो भूतपूर्व न्यायाधीश थे। तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भूतपूर्व जो न्यायाधीश हैं वो है HL दत्तू जी। एक क्वेश्चन आया था, अगला था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? यह एक ऐसा है, समझेंगे ध्यान से इसको। हमारे शरीर में 23 के 2 क्रोमोसोम उपलब्ध होते हैं। जहां पुरुष में X और Y दो तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वही महिलाओं में केवल X क्रोमोसोम। जब पुरुष में अतिरिक्त X क्रोमोसोम आ जाता है, एक और X क्रोमोसोम आ जाता है, उस स्थिति में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। तो ध्यान रखेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? जब पुरुष में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है उसे कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला है रोम एंड कार्थेज, जो ऑप्शंस था, जो क्वेश्चन था उसका आंसर था रोम एंड कार्थेज था। अगला है एक आयरलैंड आपको पता है, यह राज्यसभा का जो लिया गया है वह आयरलैंड से लिया गया है, ध्यान में रखेंगे प्रावधान। अगला है काल बैसाखी। यह काल बैसाखी क्या होता है जानेंगे। यह है जो काल बैसाखी से तात्पर्य है तेज गति से चलने वाले स्थानीय पवन को काल बैसाखी कहते हैं। यह मुख्यतः बहुत तौर पर बांग्लादेश में आती है और बांग्लादेश से सटे होने के कारण बंगाल को यह प्रभावित करती है। इसमें तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ तीव्र गति से तूफान भी आता है, जो वेस्ट बंगाल खासकर ज्यादा प्रभावित होता है। अगला है थॉमस मुनरो। ये थॉमस मुनरो कौन थे? ये रैयतवाड़ी जो प्रथा था इन्हीं के शासनकाल में लाया गया था। तो एक बार देखिए, जो रैयतवाड़ी से संबंधित था इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि रैयतवाड़ी है जो थॉमस मुनरो कैसे लाया गया था। देखा जाए जो एक 3 तरह के भू राजस्व था, एक अस्थाई बंदोबस्त और एक रैयतवाड़ी बंदोबस्त, एक महलवाड़ी बंदोबस्त। जो रैयतवाड़ी था वो कर्नवालिस के शासनकाल में लाया गया था, लागू करता थे, और जो रैयतवाड़ी थे बंदोबस्त वो कर्नल रीड एवं मुनरो के शासनकाल में था। कर्नल रीड एवं मुनरो दोनों था रैयतवाड़ी, और महलवाड़ी जो था हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो थॉमस मुनरो था, ऑप्शंस में यही था। जो रैयतवाड़ी किनके शासनकाल कौन लागू करता थे? तो मुनरो। जो रैयतवाड़ी बंदो कर्नल रीड 1792 में और मुनरो 1820 में। ये खासकर रैयतवाड़ी उन क्षेत्रों में था
लगभग पूरे भारत का 51% क्षेत्र में, सबसे ज्यादा क्षेत्र में रैयतबाड़ी लगानी चालू था। रैयतबाड़ी में क्या होता था, इसमें जो है राजस्व सीधे किसानों से लिया जाता था, ये भी ध्यान में रखेंगे। और जो जो कौन कौन था, दो बड़ा प्रेसिडेंसी, मद्रास और मुंबई, तीन प्रेसिडेंसी था ना, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, इस दो प्रेसिडेंसी जो मद्रास, मुंबई और एक असम, में तीन जगह था जो रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू था। और इसमें 1/2 राजस्व लिया जाता था और सीधे किसानों से लिया जाता था। अस्थायी बंदोबस्त क्या था, उसमें उसको इस्तमरारी या जमींदारी बंदोबस्त भी कहते थे, अस्थायी बंदोबस्त। इसमें सरकार 10/11 लेती थी, 1/11 जमींदार रखता था। यह पूरे 19% भाग पर था। इसको सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे, क्योंकि इस अगर ये पूछा है तो हो सकता है आने वाला एग्जाम में रैयतबाड़ी से संबंधित अस्थायी बंदोबस्त पूछ दे। उसके बाद एक होता महालबाड़ी, जो पूरा महाल यानी गांव से लिया जाता था। यह पंजाब, मध्य प्रांत, यूपी क्षेत्र में 30% भागों में लागू था। यह पूरे गांव से लिया जाता था। तो तीनों क्लियर हो गया, रैयतबाड़ी हो गया, महालबाड़ी हो गया और अस्थाई बंदोबस्त हो गया। अगला है आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 में क्या था वो देखेंगे हम लोग। आर्टिकल जो 29 था यह है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित आर्टिकल 29 में बोला गया। आर्टिकल 30 में देश में धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं उसे यह अधिकार देता है। इन अल्पसंख्यकों को देश में शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अधिकार देता है। ध्यान रखेंगे आर्टिकल 29 और 30। अगला है जीएसटी, जो अप्रत्यक्ष कर है, यह भी ध्यान रखेंगे। यह वस्तु पर किसी राज्य पर जब आयात निर्यात करता है उस पर लगता है। और अगला है कोकिंग कोयला, आप जानते ही होंगे, कोकिंग कोयला जो साधारण कोयला होता है। कोकिंग कोयला के बाद हम लोग देखेंगे 14 उत्तर पूर्वी। ये काटो और जलाओ, इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। ये काटो जलाओ पद्धति एक कृषि से संबंधित है। खासकर इसमें क्या होता है, काटने के बाद उसको जला दिया जाता है। खासकर हरियाणा, पंजाब उस साइड ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था जिसका अम्बू सबत आंसर था, और एक था मिथाइल एसोसिएनाइट। यह जो घटना हुआ था 2 दिसंबर 1984 को, जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, उसमें मिथाइल एसोसिएनाइट की गैस रिसाव के कारण भयावह स्थिति हो गया था, बहुत सारे लोगों का जान गया था। और अगला एक क्वेश्चन था चुनाव से निर्णय। जो राष्ट्रपति के चुनाव है उसका जो विवाद संबंधी उसका निर्णय कौन देता है, सर्वोच्च न्यायालय देता है। यह ध्यान में रखें, क्वेश्चन पूछा था। अगला है क्वेश्चन पूछा था पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहां वर्षा होता है। तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ, इसको ध्यान से समझेंगे, खासकर उत्तर पश्चिम में इससे वर्षा होता है। तो शीत ऋतु में वर्षा 2 कारणों से होती है, एक पश्चिमी विक्षोभ से और एक उत्तर पूर्वी मानसून से। जो पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा होता है, खासकर पहाड़ी राज्यों में, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी में। और जो उत्तर पूर्वी मानसून हो, इसके ये क्या है, ये व्यापारिक पवनें सीधे विषुवत रेखा की तरफ ना प्रवाहित होकर कुछ पश्चिम में प्रवाहित होती है। ऐसा फेरल के नियम के अनुसार कोरियोलिस बल के कारण होता है। इस जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर विचलित हो जाती है, जिससे तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में टकराकर कोरोमंडल तट पर वर्षा पर्याप्त होती है। तो उत्तर पूर्वी मान से कोरोमंडल तट पर और उत्तर पूर्वी मानसून ये पश्चिमी विक्षोभ से खासकर उत्तर पश्चिम राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब में। तो ध्यान रखें, क्वेश्चंस पूछा है वो भी पूछ सकता है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा आने वाला है। अगला है, एक का था आंसर था जेरी मंडल से रिलेटेड था, एक शिवाजी से रिलेटेड था। तो शिवाजी के बारे में हम लोग जानेंगे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में होता है। इनके जो फर्स्ट जो बीबी रहते हैं उनका विवाह 1640 ईस्वी में होता है, साई बाई रहते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, इनका प्रथम जो विजय रहता है सिंहगढ़ का किला 1643 ईस्वी में। सिंहगढ़ के बाद 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला को जीतते हैं। उसके बाद वो अफजल खां को 1659 ईस्वी में हराते हैं। फिर 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां जो औरंगजेब का मामा रहता है उसको परास्त करते हैं। फिर वह सूरत पर 1664 ईस्वी में लूट करते हैं। फिर 1664 के बाद 1666 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में जाते हैं जहाँ कैद होते हैं, फिर निकल कर आते हैं। फिर यह सूरत को 1670 ईस्वी में लूटते हैं। फिर 1670 के बाद ठीक 4 साल बाद 1674 ईस्वी में 6 अप्रैल 1674 को अपना राज्याभिषेक करते हैं, जो महान पंडित गंगा भट्ट को बुलाकर करते हैं, भंडारा भी आयोजित करते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं, इनसे महत्वपूर्ण जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और 1680 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। उसके बाद इनके पुत्र संभाजी और राजा राम आते हैं। उसके बाद संभाजी का मृत्यु होता है, फिर राजा राम नेतृत्व करता है। फिर संभाजी के पुत्र साहू आते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो मारते हैं शिवाजी द्वितीय को, पराजित मारते नहीं है, पराजित करते हैं। तो फिर उन दोनों के बीच में फिर मराठा दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक साहू जी जिसका नेतृत्व सतारा में करते हैं और कोल्हापुर का नेतृत्व शिवाजी द्वितीय करते हैं। उसमें फिर 1650 ईस्वी में साहू की मृत्यु के बाद पेशवा पद का प्रधानता मिल जाता है। फिर पेशवा पद साहू के नेतृत्व में बालाजी विश्वनाथ आते हैं। बालाजी विश्वनाथ के बाद फिर
बाजीराव प्रथम आते हैं, फिर बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी विश्वनाथ आते हैं, फिर बालाजी विश्वनाथ के बाद माधवराव आते हैं, माधवराव के बाद आते हैं लास्ट में बाजीराव द्वितीय, जो अंतिम पेशवा होते हैं। तो इनसे क्वेश्चंस है जो आप क्लियर रखेंगे। वो क्या पूछा गया था ध्यान में नहीं है, मतलब क्वेश्चन क्लियर नहीं था आया था। अगला है 1/3 स्थानीय निकाय दिया जाता था, वो क्वेश्चन था इसका, इस प्रकार से क्वेश्चन जो भेजा है। और एक महिला दिवस जो आपको सेट में पहले भी करवा चुके हैं, 8 मार्च महिला दिवस आता है, पहले वाले भी सेट में भी आया। उसके बाद एक नौजवान सभा से था, नौजवान सभा का गठन भगत सिंह ने किया था, ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन था नौजवान सभा का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, आपको पता ही होगा राष्ट्रपति का क्या है। 62 में उसका पद, सॉरी 52 में उनका पद का वर्णन है, 53 में कार्य से है, 54 में निर्वाचन से है। तो सब उपराष्ट्रपति का जो यूएसए से लिया गया है। इसका 63 में पद का वर्णन है, उसके बाद 64 में इनको सभापति होने के लिए है। तो ये सभी हैं जो इनका मिलान करने से संबंधित था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीएम राज्यपाल भूतपूर्व राष्ट्रपति। शायद उनका शायद लगता है ये था, मतलब एक क्वेश्चन से लड़का और एक कमेंट बोला था कि वो मतलब किस प्रकार से वरीयता क्रम में होते हैं, सबसे पहले कौन होते हैं उसके बाद कौन होते हैं, उस क्रम से जाना था। अगला एक काइटिन था, काइटिन से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसका आंसर काइटिन था। काइटिन क्या होता है? यह ग्लूकोज से व्युत्पन्न एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन का बृहद श्रृंखला का बहुलक है। यह कवक की कोशिका भित्ति और जलीय संधिपादों और कीटों के बाहर कंकालों जैसे घोंघे और समुद्री फेनी व ऑक्सोटोप सहित शीर्ष पादप की चोंच का मुख्य घटक होता है काइटिन। अगला है एक अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सबसे अधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इस 17 किलोमीटर पर व्यक्ति रहते हैं यहाँ पर। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो बिहार का 1102 किलोमीटर पर व्यक्ति रहते हैं। अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो दिल्ली आ जाएगा सबसे अधिक में। और एक क्वेश्चन था अरुणाचल प्रदेश के बाद, एक जेनेवा से रिलेटेड था, हेडक्वार्टर जेनेवा था। एक फिरोजपुर था जो शायद तहसीला इसकी राजधानी है। फिरोजपुर के गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा एक भारतीय गणितज्ञ थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने थे। तो जो फिरोजपुर में था वो देखिए महाजनपद का कुछ कुछ राजधानी अब ध्यान रखेंगे जो पूछा जा रहा है, जैसे अंग का चंपा हो गया, बज्जी का मिथिला हो गया, मल का कुशीनगर हो गया, चेदी का सुक्तिमती हो गया, अवंती का उज्जैनी। तो ये सब कुछ है, उसको ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन उससे भी पूछ रहा है। अब गुलजारी लाल नंदा के बाद आगे देखें क्वेश्चन था क्रिकेट से था, जो थ्रो का संबंध किससे? क्रिकेट से। एक मैंग्रोव वन से रिलेटेड था। मैंग्रोव वन की बात की जाए, यह भारत में लगभग 4482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर करता है। यह बोला जाता है कि पूरे भारत में बंगाल का खाड़ी का पूर्वी तट सबसे ज्यादा भाग कवर करता है 59%, और पश्चिमी घाट 23% और अंडमान निकोबार 18%। ये भी ध्यान में रखेंगे। सुंदरबन का जो क्षेत्र है, सुंदरबन का डेल्टा जो वेस्ट बंगाल में, वह 9630 किलोमीटर कवर करता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है बेरियम, एक ग्लाइकोसिस है। अब देखिए ग्लाइकोसिस क्या होता है। यह ग्लाइकोसिस, इसको ग्लाइको भी कहते हैं। इसका जो है श्वसन का प्रथम अवस्था है, जो द्रव कोशिका द्रव में इसका होता है अभिक्रिया। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पैरविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं और तथा कुछ ऊर्जा भी मुक्त होता है। ग्लाइकोसिस की अभिक्रिया में कोशिका द्रव में संपन्न होती, यह भी ध्यान में रखेंगे। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था ग्लाइकोसिस का। अगला था विपक्ष का, प्रथम विपक्ष के नेता पूछा था तो चौहान करके था, ये क्वेश्चन आया था। बाकी अब थोड़ा सा जान लेंगे लोकसभा के बारे में, जान लेंगे कि लोकसभा का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। उसका अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और उपाध्यक्ष एएस अयंकर थे। विपक्षी दल के नेता सुभाग्र सिंह थे। और एक राणा उदय सिंह के बारे में था। राणा उदय सिंह कौन थे? राणा उदय सिंह मेवाड़ के महाराणा थे जो उदयपुर शहर के संस्थापक भी किए थे। बोला जाता है कि जब अकबर आक्रमण करता है तो कई दिन तक युद्ध करता है, उनके जो भी सैनिक होते बहुत वीरता। काफी अच्छा लंबा कहानी है, आप पढ़ेंगे मजा आएगा। अगला है अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। इसका जो आंसर था अलाउद्दीन खिलजी कौन था? यह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी का पिता बोला जाए बचपन में ही इनका देहांत हो गया था। ये शुरू से ही कुशाग्र था और एक योग्य शासक भी था। तो क्या होता है जलालुद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी को क्या भेजता? दक्षिण के अभियान पर भेजता। दक्षिण के अभियान में जाने के क्रम में अलाउद्दीन खिलजी को बहुत धन की प्राप्ति होती है। जब वह धन की प्राप्ति करके आता है तो वही जलालुद्दीन का वो क्या करता है, गद्दी से हटाता है और खुद वहां का शासक बनता। फिर वो बहुत सारा बदलाव भी लाता है,
जो मुख्य मुख्य जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे स्थायी सेना है वो नगद वेतन किसने चालू किया, तो यही अलाउद्दीन खिलजी चालू करता है। सैनिकों की हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा इसी के शासनकाल में होता है। बाजार मूल्य नियंत्रण भी इसी के शासनकाल में होता है। बोला जाता है कि जो 1296 से 1316 ईस्वी तक वो शासन करता है, 20 वर्ष में वहां के वस्तुओं का मूल्य बढ़ने नहीं देता है। इस तरह से वो बाजार व्यवस्था रखता है। ये कुछ जाने हम लोग। अगला था ड्यूट्रियम था, शायद पूछा था हाइड्रोजन के कौन समस्थानिक नहीं थे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटोनियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। और इट्रियम एक क्या है, ये एक धातु है जिसको लेंथेनाइट समूह में रखा गया है। उसको कभी ये इसको क्या बोलते हैं, इसका जो इसे दुर्लभ समूह तत्व के रूप में भी माना जाता है। अगला थे एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी कौन थे, इनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। नीलम संजीव रेड्डी को भारत के पहले युवा राष्ट्रपति के रूप में भी जाने जाते हैं, जो 1977 ईस्वी में राष्ट्रपति बने थे। ये आंध्र प्रदेश के थे, ध्यान रखेंगे। अगला 40 में है मलेशिया, म्यांमार, लाओस। एक था क्वेश्चन जिसका आंसर मलेशिया, म्यांमार, लाओस आ रहा था। वैसे हम जानेंगे कि एशियान जो है, एशियान के बारे में जान लेंगे क्योंकि ये उससे भी है। तो एशियान में पूरे 10 कंट्री आते हैं। इसका जो थीम है, 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 इक्वलिटी। तो उसके बाद एनी बेसेंट से था। एनी बेसेंट कौन थी, थोड़ा इनके बारे में जानेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो 1917 में बनी थी। उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। यही आंसर यही था, एनी सर्वेंट से। एक भाषाई आधार से क्वेश्चन था, इसका आंसर भाषाई आधार हो रहा था। भाषाई आधार पर बात की जाए तो राज्यों की मांग जोर पकड़ने लगा था 1956 में। तब राज्य पुनर्आयोग की स्थापना की गई। 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्य केंद्र शासित प्रदेश को गठन किया गया। इसी कड़ी में नवीनतम राज्य तेलंगाना का भी निर्माण हुआ। सबसे पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना था, यह भी ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन था जिसका हम लोग विस्तार पूर्वक यहाँ पर देखें। उसके बाद और भी क्वेश्चंस जो कुछ हैं वो आपका नेक्स्ट पार्ट में उसको भी हम सॉल्यूशन करके दे देंगे। तब तक आप इसको देख